देखो, भारत पर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पढ़नी, ये चल रहा है 2023, 2 साल बाद रिपोर्ट जारी हो, ठीक। पर्यावरण मंत्रालय मिलकर ना, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट है एक, उसके तहत रिपोर्ट जारी हो, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, IFSR रिपोर्ट बोलते हैं इसे। आई का मतलब इंडियन फॉरेस्ट स्टेबिलिटी रिपोर्ट, IFSR रिपोर्ट याद रहेगी 2021। यह रिपोर्ट हर 2 साल बाद जारी होगा। पिछली बार इसके आंकड़े 2022 में जारी हुए, जनवरी में जाएगा, समझ में आया बात। या और 2019 में आई थी रिपोर्ट। या अब जब भी आई रिपोर्ट आ गई, भारत के अंदर वनों के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा तुम्हें कि कहाँ कितने वन बढ़ रहे, कितने कम वन, कहाँ कम, कहाँ ज़्यादा हो चुके, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन, किस राज्य में सबसे कम वन। समझ में आई बात। ये सवाल छोटे छोटे फैक्चुअल सवाल इस तरह पीटी में भी सवाल पूछा जा, और इसे इंडिकेट करके मेंस में सवाल पूछा हुआ। वन स्थिति को लेकर जो मैंने तुम्हें सवाल बताया था, पहला सवाल वो वन स्थिति पर लेकर सवाल पूछा था। बताओ, भारत के अंदर पूछा, भारत के अंदर वन स्थिति, सवाल बताओ पहला क्या था, पढ़ के बताओ। भारत में वन संसाधन, मेंस का सवाल क्या पूछा? कह रहा जलवायु परिवर्तन, वनों की स्थिति इस टाइम क्या है, और वनों की स्थिति तो है ही, तो जलवायु परिवर्तन पर क्या क्या प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा करनी, वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समझ में आई बात। या जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी चर्चा करनी, ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को भी हम कोड करते हैं, बहुत कुछ लिखेंगे इस रिपोर्ट में, तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला। लेकिन इस रिपोर्ट तो, ये तो रिपोर्ट बाद में, इससे पहले भारत के अंदर सबसे पहली बार प्रयास कब हुआ, सबसे पहली बार हमने कब एफर्ट लगाना स्टार्ट करा पूरी दुनिया में, जब पहली बार भारत के अंदर प्रयास हुआ वनों को बचाने के लिए, सबसे पहली बार कब प्रयास किया गया वनों को बचाने के लिए? तो सबसे पहली बार जो प्रयास करा गया ना, सबसे पहले जो राष्ट्रीय वन नीति आई, पूरे देश को वन, पूरे देश के अंदर वनों को बचाने के लिए एक नीति तैयार करी गई। उस टाइम पे यहाँ अंग्रेजी सरकार हुआ करती थी, आजादी नहीं हुई थी 1894 में ना, वर्ष सबसे पहली बार। ऐसा सवाल पूछा था ना, फैक्चुअल सवाल, कि भारत के अंदर सबसे पहले वन नीति कब आई, सबसे पहले भारत के अंदर वन नीति तो आई 1894 में, 1894। मामा जी ढंग से लिख लेना, कभी पीछा नहीं लिखते हाँ से, समझ नहीं बात। या कोई दिक्कत नहीं आने तक। तो सबसे पहली बार वर्ष 1894 में राष्ट्रीय वन नीति आई, राष्ट्रीय वन नीति, ध्यान से सुन लेना, राष्ट्रीय वन नीति। 2-3 बार मन में बोल ले ऐसा नाम को, जो हार्ड लगा तुम्हें उससे फिर याद हो जा, फिर बोल लेते कल सुनाने में फिर आसानी नहीं होने की, तुम्हें दिक्कत नहीं होने की। राष्ट्रीय वन नीति, सबसे पहली बार राष्ट्रीय वन नीति आई 1894, अंग्रेजी सरकार हुआ करती थी उस टाइम पर, तो पहली बार प्रयास हुआ। ये सवाल, ये सन पूछा जाएगा पक्की बात, 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ, ठीक। लेकिन यही नीति ना मैंने बाद में जाएगा, यही नीति जब हमारा देश आजाद होगा, इस नीति को हमने 2 बार, जो राष्ट्रीय वन नीति आई 1894 में आई थी, अब हमारा देश हो चुका आजाद, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी राष्ट्रीय वन नीति अपने हिसाब से, ताकि जो हमारे यहाँ वन संसाधन है उनका दोहन करके यहाँ की लकड़ी की यूरोप लेकर जा सके, और वहाँ का फर्नीचर बनाकर कुर्सी हमें लाकर बेच रहे। समझ में आई बात है, उनके हिसाब से बना रखा था सारा का सारा सिस्टम। तो हमने क्या करा, इस नीति को हमने 1952 में पंडित नेहरू की सरकार ने से बदल दिया, और 1988 में बदला गया। इस नीति को 2 बार संशोधित करा गया। इसी नीति को, जो 1894 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी ना, ये राष्ट्रीय वन नीति थी ना, ये संशोधित हुई। क्या हुई? संशोधित हुई। और संशोधित कितनी बार हुई है? संशोधित हुई कितनी बार हुई? 2 बार। पहले नंबर पर हुई 1952 में, आया समझ, 1952 ईस्वी में, और दूसरे नंबर पर संशोधित हुई 1988 ईस्वी में, और 1988 में दूसरी राष्ट्रीय वन नीति आई, यानी स्वतंत्र जो भारत की जो नीति आई ना, दूसरे नंबर पर आई 1988 में। 1988 में पहली बार वो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करी गई। 1988 में पहली बार भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करी 1988 में, तो 1988 में संशोधित कर जाएगा। 1988 में मैं पूरा का पूरा इतिहास बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा इतिहास कभी पूछने का नहीं, समझना ये बात है। लेकिन कनेक्टिविटी बनेगी तुम्हारी, क्या क्या चल रहा है समझ। मैं चाहता तो इस रिपोर्ट को डायरेक्ट पढ़ा सकता था, तब से 1988 के बाद तब से रिपोर्ट लगातार जारी हो रही, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। तो पहली बार ना जब राष्ट्रीय वन नीति 1988 आई, अभी जो 19 आई, तो इसे हम राष्ट्रीय वन नीति 1988 के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ये नीति आई, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अब बता सकते हो तुम 1988 में भारत में किसकी सरकार रही होगी? राजीव गांधी की सरकार थी। 84 के बाद उसकी सरकार आ गई थी, 84 के बाद आ गई थी नहीं, तो राजीव गांधी की सरकार रही थी। तो राजीव गांधी की सरकार के समय 1988 में, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए ना, इस जो 80 से लेकर 90 के बीच का जो दशक रहा, पर्यावरण को जितने बचाने के लिए प्रयास हुए सारे उसी बीच में हुए। चाहे वो पर्यावरण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वो भी इस टाइम बना। ऐसे इससे पहले एक अधिनियम भी आ चुका था,
इससे पहले ना भारत के अंदर एक अधिनियम आ चुका था, वो बंदे तो पर्यावरण में पढ़ाया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो उस अधिनियम का क्या नाम था, जो वनों के लिए एक कानून बनाया गया था संसद में? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 वो। तो 1980 में एक अधिनियम भी पारित हो चुका था। इससे पहले एक प्रयास हो चुका था, भारत के अंदर। पहले अधिनियम था, इसके अधिनियम था, अधिनियम का नाम बताओ। वन संरक्षण अधिनियम 1900, यो मदर एक्ट। इसके बाद वनों को लेगा ना, वनों पर सबसे पहली बार अगर कोई कानून बनाएगा 1980 में बनाएगा। वन अधिनियम 1980 के नाम से जानते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण का मतलब वनों को बचाएंगे, उसके लिए अधिनियम बनाया 1980 में। इससे पहले कोई कानून नहीं बनाया था, आया समझ में। और उसके बाद 1988 में राष्ट्रीय वन नीति हमने जारी कर दी। अब यह राष्ट्रीय वन नीति जारी कर दी, इसके अंदर बहुत गहरी गहरी बात लिखी है हमने। तुम जानना चाहोगे क्या क्या बात लिखी? पहली बार कहा गया कि हम वनों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके विकास पर जोर देंगे। पहली बार कहा गया राष्ट्रीय वन नीति में, वो राष्ट्रीय वन नीति में साफ साफ ये राष्ट्रीय जो वन नीति ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान करे गए थे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ले तो आए, उसके अंदर कुछ लिखोगे भी, लिखो क्या इनमें? पहली बार बात करी कि पहली बार हम वनों का संरक्षण करेंगे, वनों का क्या करेंगे? संरक्षण। दूसरे नंबर में पहला काम। दूसरा क्या करेंगे? वनों का हम करेंगे विकास। क्या करेंगे? वनों का विकास करेंगे और वनों की करेंगे सुरक्षा। पहले वनों की करेंगे सुरक्षा, वनों की सुरक्षा करेंगे, सेफ्टी करेंगे ना। जब तो वन विभाग बना दिया गया पूरा का पूरा, और फिर वन विभाग की भर्ती निकल रही, वन दरोगा फलाना ढीम का, समझ में आया बात है? उसके बाद ही तो निकले हैं, उससे पहले नहीं है कोई भी पद। वनों की सुरक्षा करेंगे हम, देखिए नहीं, वन विभाग के अंदर बहुत सारी पोस्ट निकलती है। फॉरेस्टर गार्ड का फॉर्म आया, भर लो। 1988 पहले कुछ नहीं आता, 1988 से पहले उसके बाद ही वनों की सुरक्षा दे रहे हैं हम 1988 से पहले। चीजों को समझना। अब उसके बाद वनों का विकास, 3 चीज पर जोर देने की बात कही। वनों का विकास, कि वनों का विकास भी करेंगे हम। अब जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 आई ना, उसने सबको चौंका दिया। अब चौंका कैसे दिया? उसमें एक बहुत गहरी बात लिख दी, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी, जो कमेटी थी जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी राष्ट्रीय वन नीति 1988 तैयार करी थी। तो उसमें क्या कहा गया? पूरे भारत के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है, उसके 33% क्षेत्रफल, कितने? 33% क्षेत्रफल वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया कि भारत के जितने भी क्षेत्रफल है ना, उसके 33% क्षेत्रफल वन होने चाहिए। दोबारा फिर समझ लो, भारत का क्षेत्रफल बताओ कितना? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके समझ लो, इसके 33% हिस्से पर वर्क्स चाहिए अगर इसे बचा कर रखना तो। ऐसा इस नीति में लिखा गया। यह बात मैं उत्तराखंड पढ़ाते वक्त बताऊं, समझ में आई बात? यार मैंने कहा इस रिपोर्ट के अंतर्गत और कौन कौन से प्रावधान करे गए। पहले नंबर पर इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान करे गए। इसमें कहा गया कि पहली बार कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्से पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% कितने हिस्से पर? 33% हिस्से पर ये समझ जाओ वन होने चाहिए। वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा है 33% हिस्से पर। भारत के 33% क्षेत्रफल पर, 33% अक्षेत्र पर वन प्राप्ति का लक्ष्य, ये प्राप्त करना तुम। लेकिन यही सिस्टम ना, ये जो बता रखा गया, मैदानों में हिस्सा लगता, क्योंकि मैदानों में पेड़ कम पाए जाएंगे। ये जो मैंने बताया तुम्हें 33% हमने रखा, तो 33 पूरे भारत के, लेकिन मैदानों में कम रखा उसे जान पूछ कर कि मैदानों के अंदर ना 20% हिस्से पर ना मैदान, जहाँ भी मैदान है, क्योंकि वहाँ मैदान में लोग क्या कर, वनों को काट कर वहाँ घर बना देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे। तो उस क्षेत्र में जान पूछ कर हमने कम रखा, क्योंकि मैदानों में वन मिलने का ही नहीं, वहाँ औद्योगिकरण हो जाए। मैदानी क्षेत्र में लोग रहना स्टार्ट कर देते, पहाड़ी क्षेत्र में कम रहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा वन मिलेंगे। बात समझ में आई? तो हमने कहा पहला पॉइंट, पूरे भारत के अंदर जितने भी क्षेत्रफल, पहला पॉइंट, पूरे भारत के जितने भी क्षेत्रफल उसके 33% हिस्से पर वन होना चाहिए ही है। समझ आई बात है? अब उन्होंने कहा चलो 33% हिस्से पर होना चाहिए। अब इन्हें बांटा गया 2 भागों में, मैदानों में अलग हिसाब होगा और पर्वतीय क्षेत्रों में अलग हिसाब होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 60% हिस्से पर, ध्यान तो सुन लेना, इस 33% में तभी 33% तो पूरे भारत में जहां वन होने चाहिए,
पूरे भारत का जितने भी क्षेत्रफल हो 33% हिस्से पर वन चाहिए चाहिए सारा मिला के टोटल। अब इसमें कहा 33% हिस्से में चाहे इसमें 33% वन 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 पर्वतीय क्षेत्र भी इंक्लूडिंग है और जो मैदानी क्षेत्र वो भी इंक्लूडिंग है। इन्होंने कहा मैदानी जो हिस्सा है ना उसके 20% भाग पर वन होना चाहिए और जो पर्वतीय क्षेत्र उसके 60% भाग पर वन होना चाहिए। दोबारा फिर समझ लो क्या कहा मैंने तुम, पूरे भारत के कितने प्रतिशत हिस्से वन होना चाहिए? 33%। इस 33% हिस्से के अंदर भी मैदानी क्षेत्र भी आएगा और पर्वतीय क्षेत्र भी आएगा। मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत 20% वन होना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों के अंदर पता लग गया क्यों होना चाहिए मैदानी क्षेत्र 20% कम क्यों रखा, और पर्वतीय जो क्षेत्र होंगे उन पर 60% वन होना चाहिए। ध्यान से इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसका वितरण कर दिया गया। नंबर फर्स्ट मैदान के लिए जो मैदानी क्षेत्र होगा, मैदानी जो क्षेत्र होगा ना, सुनूंगा तुमसे, इसके 20% हिस्से पर वन होना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में 20% हिस्से पर क्या होना चाहिए? वन आरक्षित वन होना चाहिए। प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। अगर मैदानों के अंदर 20% हिस्से पर अगर वन नहीं है ना, वो किसी काम का नहीं है। समझ आई बात? दूसरा यही बात पर्वतीय क्षेत्रों में बताई गई। आलिया में तुमसे सुनने दोबारा समझाऊंगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ना 60% हिस्से पर वन होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा एक सवाल पूछता हूं, पूरे भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? पूरे भारत का जितने भी क्षेत्रफल है ना उसमें तो 33% हिस्से पर जो समझ जाओ वन चाहिए। वन प्राप्ति का लक्ष्य करेगा नहीं, ये लक्ष्य है कि 33% हिस्से पर वन होना जरूरी पूरे भारत के। अगर इस तक कम होगा ना तो मामला खतरे में। समझ में आया बात? या फिर उन्होंने कहा कि मैदान में क्या है साहब, उन्होंने इसे 2 भागों में बांट दिया, मैदान में भी और पर्वतीय क्षेत्र में भी। मैदान के 20% हिस्से पर, मैदान में जितने भी टोटल मैदान है, मान लो हरिद्वार का पूरा क्षेत्र मैदान ही हो पूरा का पूरा, इसके लगभग पूरे हरिद्वार का जितने भी क्षेत्रफल होगा उसके 20% हिस्से पर ये समझ जाओ वर्क्स होने चाहिए, वन होने चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 आ गई है। बात समझ में आई? मैं कितने आराम से और सलीके के साथ तुम्हें समझा रहा हूँ और कितनी सरल भाषा में तोड़कर समझा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर अगर तुम पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए तो वहाँ घर भी होंगे कुछ, और वहाँ थोड़े छोटी छोटी मार्केट भी होगी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा 2-4 घर मिलेंगे, फिर पेड़ मिल जाएंगे, तुम आगे जाएगा। ज़्यादा क्षेत्र वहाँ पेड़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कहा कि कोई बात नहीं 40% हिस्से पर तुम घर बना लो, लेकिन ये नहीं कि तुम 100% हिस्से पर घर बना लो, नहीं 60% हिस्से पर वहाँ पेड़ चाहिए, वन चाहिए। यह बात मैं नहीं कह रहा, कौन हूँ मैं कहने वाला, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के आगे चली गया बात, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा यह नीति लाई गई थी। अधिनियम को मत बोलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित हो चुका है, सारी शक्ति उसके तहत मिल रही है। रिपोर्ट रापट जो जारी हो रही, ये मदर एक्ट वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन अधिनियम 1980 के नाम से जानते हैं सर। आज समझ में तुम बता सकते हो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने पर्यावरण में तुम्हें याद करवाया था। वन को कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, लिखवाया था नहीं इन्वायरमेंट में, FCA कानून। समझ में यही बात है, 1980 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भाई यार 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति है यही नहीं रुकी, एक और गहरी बात कही इसने, लास्ट बात है इसकी फिर अपनी रिपोर्ट पर, डोंट वरी। मैं समझ में तो आ ही रहा ना, मैं तुमसे सुनूंगा, अभी रिकॉर्डिंग बंद करके तुमसे सुनूंगा, बताओ क्या बताया मैंने। समझ आई बात है? इसलिए ध्यान से समझ लो, पूरे भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? और 33% के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन करा गया, वितरण करा गया। मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत 20% हिस्से पर वन होने चाहिए। इतना ही बात लिखनी है, उन्होंने इसमें बहुत ताले लगा के लिख रहे, लिखने का काम ही हुई है। केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ना 60% हिस्से पर वन होना चाहिए, 60% हिस्से पर, बाकी 40% हिस्से पर घर बनाओ, बस्ती बनाओ, मैदान बनाओ, खेल लो, घूमो, पिकनिक पर जाओ, कुछ करो मेरी तरफ से। ऐसे समझ, मान लो कोई पर्वतीय क्षेत्र और तुम लग रहा है यहाँ 60% हिस्से पर वन है नहीं, तो मामला फिर गड़बड़। आए समझ लो, ठीक। और ये बातें में कैसे पता लगी है नहीं है? 2-2 साल बाद रिपोर्ट नहीं जारी होती। राष्ट्रीय जो वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 नहीं है, इसमें भी कुछ बताया होगा, तभी इससे पढ़ेंगे। देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में, ये तो कितना दिलचस्प जानना। और सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के वन कैसे मौजूद है। अच्छा, इसमें ना जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 आई थी, इसमें वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अभी प्रशासनिक आधार क्या हो? प्रशासनिक आधार का मतलब प्रशासन जहां जाने की अनुमति देगा और जहां जाने की अनुमति नहीं देगा। कुछ वन क्षेत्र ऐसे होंगे वहां जाने की अनुमति नहीं है, तो वहां चले गए, जाकर ना तुम उस क्षेत्र में अगर चले गए तो उस क्षेत्र में जाकर तुम अपने पशु नहीं चरा सकते। कुछ क्षेत्र ऐसे हो, UPSC यहाँ तो सवाल निकाल लगा, प्रीवियस सवाल निकाल लगा। वनों के अंदर कुछ ऐसा क्षेत्र हो जहां जाकर तुम अपने पशु नहीं चरा सकते, घास नहीं काट सकते, वनों को नहीं काट सकते। और कुछ वन ऐसे हो वहां सब कुछ, वहां कोई टेंशन नहीं है, वन चराओ, पशु चराओ, कुछ घर बनाओ, बस्ती बनाओ, मजा ले उधर। तो प्रशासनिक आधार पर ना
राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 श्रेणियों में बांटा। क्या तुम ये तीनों श्रेणी जानना चाहते हो? प्रशासनिक आधार पर देखो, आधार अगर चेंज होगा ना, अभी मैंने कहा प्रशासनिक आधार पर, अगर आधार चेंज होगा ना तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। अभी मैंने उनका प्रशासन के आधार पर, यानी प्रशासन अंदर आने की तुम्हें अनुमति नहीं देने का। इस आधार पर 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर उसका नाम रखा पहले नंबर पर, देख लो यहाँ मैं इधर ही साइड करके लिख रहा हूँ, प्रशासनिक आधार पर। समझ में आ रहा होगा? जब समझ में आ रहा हो तो फिर पढ़ने में याद करने में फिर कोई बुराई नहीं है। समझ में आई बात? जब समझ में आना स्टार्ट, ऐसा कोई भी पॉइंट ना जो तुम समझ नहीं रहे होंगे, इसका मतलब तुम्हारा माइंड अब ग्रोथ कर चुका, इसे एक्सेप्ट बड़ी चीज, अब छोटी चीज की तरफ नहीं दौड़ने का, क्योंकि इस चीजों को समझने की आदत पड़ चुकी। समझ में आया बात? है और तुम अगर उल्टी दिशा में दौड़ोगे ना तो तुम मारे जाओगे जिंदगी में, तुम कहीं कामयाब नहीं होने इसी एग्जाम के अलावा। समझ में आया बात? है इसलिए जो मैकेनिज्म है इस तरह डेवलप करा जाएगा। मैंने इस तरह मैकेनिज्म डेवलप कर दिया, तुम छोटा पेपर समझोगे ना, तुम हवनिया नहीं कि क्या चल रहा, तुम वहां बोर हो जाओगे 2 दिन के अंदर ही। समझ में आई बात? जितना मैंने तुमको समझा दिया ना वहाँ, इतना वहाँ 3 दिन में पढ़ा हूँ। समझ में आई बात? या क्या पूछे? राष्ट्रीय वन नीति कब? 1994-98। चल समझना, इसका विश्लेषण भी करना, गलती क्या रही, कमी क्या रही। समझ में आया बात? या तो प्रशासनिक आधार पर ना, प्रशासनिक आधार पर वनों का क्या करा गया? वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण। और मैंने क्या कहा, तुम अगर आधार चेंज हो जाएगा ना तो वर्गीकरण भी चेंज हो जाएगा। अब प्रशासनिक आधार पर वनों को बांटा गया 3 भागों में। अब 3 भागों में कैसे बांट दिया गया ये भी समझ रहे, 3 भागों में कैसे बांट दिया गया। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बताया तो भूगोल की इतनी मुझे सूक्ष्म जानकारी है, अगर मैं अपने में पढ़ाने जाऊँ ना तो टीचर के सिर पर भाग जाएगा। इतने तक के सिद्धांत पता हमें, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना जितना हमारे यूपीएससी के सिलेबस में काम का होगा। इसलिए मैं अधिनियम, रिपोर्ट सब टच करके वहीं सब साथ साथ में लेके चलता हूँ। सारा खेल एक ही चीज़, सब पढ़ते सब, बहुत सब पढ़ रहे, रिवीजन नहीं करता कोई, ना पढ़ता ना कोई सुनता। इस तरह जिस तरह में सुनना है, कमी बस वहीं है, उसे फुलफिल करना। सही बात, याद करने में हमेशा कभी पीछे नहीं हटना, बिल्कुल भी। इतना बड़ा एग्जाम नहीं आया, जिस दिन ऑप्शनल हाथ में आएगा ना और सी सेट हाथ में आएगा, उस दिन एग्जाम तुम्हारे चरणों में कदम चुमागा, तुम्हारे पूरी जिंदगी एग्जाम निकाल लोगे, बार बार निकाल लोगे जी। ऑप्शनल और सी सेट हाथ में आएगा, समझ आएगा? मतलब पढ़ते 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 जो भाग्यस्त वो गया, वो जिंदगी में कहीं सर्वाइव नहीं करने का। क्या कहा? 500 नंबर का ऑप्शनल और मैथ और रीजनिंग हल्की, मैथ भी समझ में ना, रीजनिंग भी समझ में आनी स्टार्ट होगी, उसका होगा एग्जाम। ये गाना सुना है, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, ये जिंदगी उसी की जो इसका हो गया। समझ में आया? पहले नंबर आ जाओ, आरक्षित वन। हाँ, अब ये आरक्षित वन, तुम्हारी बहुत इच्छा हो रही है यार, ये आरक्षित वन कौन से? आरक्षित वन जानना चाहोगे तुम? आरक्षित वन कौन से होंगे? ठीक। दूसरे नंबर पर संरक्षित वन। संरक्षित, अच्छा नाम ही बहुत कुछ छिपा हो, तो अंदाजा लगा लो, हल्का लगा, आरक्षित वन कौन से होंगे? संरक्षित वन। कुछ ऐसे तीसरे नंबर पर उन वर्गीकृत ही नहीं करा अभी तक, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। समझ में आया? कोई दिक्कत? हो सकता कभी भविष्य में आरक्षित वन को लेकर सवाल पूछ लो पीटी में, निम्नलिखित मतलब आरक्षित वन कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। प्रशासनिक आधार पर वनों को कौन सी नीति में बांटा गया था? 1988 की नीति में बांटा गया था। समझ आएगा? इसे लेकर कई बार सवाल पूछे। वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है प्री में, कई बार। मेन काम है आराम से शांति के साथ समझना, चीजों को टाइप देना। अब अगला क्वेश्चन, अगली बात, आरक्षित वन कौन से होंगे? अब संरक्षित वन कौन से होंगे? अवर्गीकृत वन कौन से होंगे? अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ आरक्षित वन कौन से होंगे। पहली बात, जो आरक्षित वन कौन कौन से होंगे? कुछ वन ऐसे होंगे उन्हें इस चीज के लिए संरक्षित आरक्षित करके रखा जाएगा कि वहां एक तो पशु चराने की कोई जरूरत नहीं है। पशु लेके चले गए, हमने पेड़ पौधे लगाए थे, भी छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, ठाया आया समझ में, ये भेड़ बकरी लेके घूम रहे वहीं थी। समझ यही बात है, जब भेड़ बकरी लेके घूम रहे हैं, काजल गुजल और वहीं सी भैंस मुँह से लेकर, और वे सारे के सारे वन खा गए।
गलत बात है। प्रतिबंधित आरक्षित वन ऐसे वन जहां पशु चराई पर और वनों की कटाई पर रोक लगाई गई। आरक्षित वन ऐसे वन। बात समझ में आई? चलो पहले नंबर पर एक तो यहाँ वन कटाई, वनों की कटाई, वन कटाई और कौन सा पशु चराई। पशु चराई पर क्या लगाया? प्रतिबंध। प्रतिबंध। बात समझ में आया? प्रतिबंध है यहाँ। दूसरे नंबर पर ये ऐसे वन आरक्षित वन जिन्हें इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित कर लिया गया। इमारती लकड़ी, इमारत में लगने वाली लकड़ी। लकड़ी क्या लग रही? चौखट लग रही। जंगले भी बनने लकड़ी के, गेट भी बनने बड़े बड़े, फर्नीचर बनना सारा का सारा। बहू जो सोफा लेकर आ रही, सोफा भी बनना हो, ऐसा समझो। जो बेड है वो भी बनना है पूरा का पूरा। समझ में आया बात है? लकड़ी का इतना सारा सामान बन रहा, वो कहाँ से बन रहा? इमारती लकड़ियों में जो यूज कर ना, उसके लिए फिर सरकार परमिशन देगी। सरकार अगर परमिशन देगी तो उन वनों की कटाई होगी, नहीं तो कटाई हो नहीं सकती, वो काट नहीं सकता। आरक्षित वन ऐसे वन जिन्हें इमारती लकड़ी के लिए या वनों तो संबंध जो वन तो उत्पाद बन रहे उनके लिए आरक्षित कर लिया गया। दोबारा फिर समझ लो अच्छे तरीके से। आरक्षित नाम रिजर्व कर लिया गया ना, ये रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हो जिन्हें आरक्षित कर लिया गया। किस चीज के लिए आरक्षित कर लिया गया? किस चीज के लिए आरक्षण दे दिया गया? इस चीज के लिए उनकी इमारती लकड़ी बनाई जाएगी या वनों तो जो उत्पाद बनाए जाते हैं वे बनाए जाएंगे। बात समझ में? ये ऐसे वन पहले नंबर पर इन इमारती लकड़ी बनाई जाएगी। कैसी लकड़ी बनाई जाएगी? इमारती लकड़ी बनाई जाएगी। इमारती लकड़ी और वन उत्पाद बनाए जाएंगे। मैं तुमसे पूछूंगा आरक्षित वन कौन से? गुरुजी आरक्षित वन ना वन उत्पाद के लिए आरक्षित कर लिया गया। आरक्षित कर लिया गया। कोई दिक्कत यहां तक? पूछूंगा तुमसे आरक्षित वन कौन से? आरक्षित वन ऐसे वन जिन्हें इमारती लकड़ी के लिए या वन उत्पाद के लिए आरक्षित कर लिया गया, ऐसे वन आरक्षित वन कहलाते हैं। दूसरा वहां पर ना जो वनों की कटाई है, वन आप वहां जाकर काट नहीं सकते। दूसरा पशु जो चराई है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में नहीं कह रहा, प्रशासनिक आधार पर ना वनों का डिवीजन करा गया। आज तक आया समझ में? वनों का क्या करा गया? क्लासिफिकेशन करा गया। समझ में आई बात? या वर्गीकरण कहते हैं इसे। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा पॉइंट इसके अंदर ऐसे लिखना तुम कॉपी में, बिल्कुल समझ में बात है। फिर कॉपी में ऐसे लिखना, लिख लोगे इस तरह? समझ में तो आ रहा है ना? ठीक। भारत के अंदर ना जितने भी वन मौजूद है, जितने भी वन मौजूद है भारत के अंदर, जितने भी वन भारत के अंदर मौजूद है, उसकी नहीं समझ जाओ, उसके आधे से ज्यादा वन आरक्षित वन है। देख लो कितनी गहरी बात बता रहा हूं मैं। हो सकता है यही पीटी में सवाल पूछ लो। भारत के अंदर ना आरक्षित वनों की संख्या 50% अधिक है, आधे से ज्यादा। भारत के अंदर जितने भी वन मौजूद है, हमने उसमें तो अधिकांश जो आधे से ज्यादा वन आरक्षित वन की श्रेणी में रख रखे, आधे से ज्यादा वन। इसलिए देखा तुम वनों पर बहुत प्रतिबंध है। कई वनों की वन काटना पाया जाना कोई, उसे जेल हो जा 7 साल की। जो राज्य स्तर पर कानून बना रखे 7 साल की जेल हो जा। समझ में आया बात? ठीक। दूसरे नंबर पर पहले मैंने तुम बताया आरक्षित वन है ना, ये आरक्षित वन ना कुल जितने भी वन, भारत के अंदर जितने भी कुल वन है ना, उसके अंदर ही समझ जाओ आधे से ज्यादा आरक्षित वन। तो आरक्षित वनों की संख्या पता लग चुका। आरक्षित वन कितने? आधे से ज्यादा आरक्षित वन, आधे से ज्यादा भारत के अंदर आरक्षित वन, आधे से ज्यादा, सबसे ज्यादा यही आरक्षित वन भारत के अंदर। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? अब कौन सा वन समझेंगे हम? संरक्षित वन समझेंगे। फिर कौन सा? संरक्षित वन। इनकी भी कुछ नाम ही संरक्षण दे रहे, बचाव दे रहे हैं। संरक्षित वन कौन से होंगे? कंजर्वेशन फॉरेस्ट कैसे बोल रहे हैं, संरक्षित वन कैसे बोल रहे हैं? बात समझ में आई है? ये ऐसे वन हो यहाँ ना, अगर तुम पशु चराई करनी, तुम खेती करने की अनुमति ना, विशेष प्रतिबंध लगाए जाएंगे। विशेष प्रतिबंध क्यों लगाए जाएंगे? ताकि इन वनों को संरक्षित करा जा सके। कुछ पौधे ऐसे वो तेजी के साथ समाप्त हो रहे।
अभी तुम बता सकते हो ऐसा कोई पेड़ हो आसपास जो तेजी के साथ समाप्त हो रहा है? नीम का पेड़ है सब पास, नीम का पेड़ कहीं कहीं मिलेगा। समझ नहीं बात यार। और जिस वन के अंदर भी लगाना हो उसको पूरी तरह प्रतिबंध लगा देंगे, संरक्षित करेंगे, बचाएंगे उसे। भविष्य में अगर खत्म होगा वो नीम का पेड़, नीम से बहुत सारी दवाई बनाई जा, नाम देखो, संरक्षित करने का प्रयास करेंगे वहाँ से। समझ में आया बात यार। खेती करने की अनुमति नहीं देंगे वहाँ से, क्योंकि लोग क्या करेंगे, वहाँ खेती करने की अनुमति दे दी, उस पेड़ को काट कर खेती करना स्टार्ट कर देंगे, वो पेड़ समाप्त, और दोबारा उग भी नहीं सकता। हो सकता है उस तक कैंसर की दवाई बनाई जाती हो, तब भी समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ नहीं बात यार। तो संरक्षित वन ऐसे वन जो नष्ट हो रहे और उन्हें बचाना, जो नष्ट होते चले जा रहे उन्हें बचाना। ठीक, तो इनका काम हो इन्हें बचाने के लिए, इन्हें जो नष्ट हो रहे हैं पेड़, इन्हें बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। पहले नंबर, पहला पॉइंट, इन्हें बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। इनके संरक्षण का प्रयास। देख लो उधर से सारा स्कैन कर लो, क्योंकि सुनूंगा मैं, बिना देख के सुनूंगा। दूसरा, अगर यहाँ पशु चराई करनी तुम और खेती करनी तो पहले उसको विशेष प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब विशेष प्रतिबंध क्या होंगे, ये राज्य सरकार बताएगी या केंद्र की सरकार बताएगी। अगर तुम्हें खेती करनी है वहाँ से, बहुत एरिया खाली पड़ा हुआ, तो उस क्षेत्र में खेती करनी है जहाँ तुम्हें पेड़ न काटने पड़ा। समझ आई, जहाँ पेड़ न काटने पड़ा ऐसी खेती करो उसके अंदर। तो विशेष प्रतिबंधों के साथ पशु चराई करनी है ना, ऐसी जगह पशु चराओ कि जहाँ वे पेड़ न खा सको। समझ में आया बात यार। तो इसमें यहाँ ना तुम जो संरक्षित वन होंगे उनके अंदर ना तुम पशु चराई, जो पशु चराई है और खेती करना प्रतिबंधित करा गया, लेकिन विशेष प्रतिबंध लगाए गए। कैसे? अनुमति भी दी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। समझ में आई बात है। ठीक, पशु चराना, पशु चराई व खेती की अनुमति विशेष प्रतिबंध के साथ, विशेष प्रतिबंध के साथ। याद रहेगी बात यार। और देश के ना 1/3 हिस्से पर संरक्षित बना, देश के 1/3 हिस्से पर संरक्षित बना, देश के 1/3 हिस्से पर संरक्षित बने। याद रहेगी बात यार। अब ये तुम सोच रहे हो कि अवर्गीकृत वन कौन से, तो मैं चाहता हूँ जितना मैंने पहला समझा पूरा सारा नोट कर लो। अब हम अवर्गीकृत वन समझाएंगे, नोट भी कर लो और याद भी कर लो। भी सारा समझूंगा अभी तुमसे। सुनो ध्यान से, ये अवर्गीकृत वन कौन से हो? जिन्हें वर्गीकृत नहीं करा गया, अवर्गीकृत वन का मतलब जिन्हें वर्गीकृत नहीं कराया। इसमें कौन कौन से वन आएंगे? जो सरकार के हाथों में नहीं है, जो बंजर भूमि मौजूद है। कहाँ से मौजूद है? बंजर भूमि में, जहाँ सरकार का स्वामित्व नहीं है, जहाँ निजी स्वामित्व। समझ में आया बात है। तो जो अवर्गीकृत वन है ना, इसमें लिखेंगे अन्य सभी प्रकार के वन, अन्य सभी प्रकार के वन, जो बंजर भूमि वन, और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में हो। बंजर भूमि जो सरकार कोमा निजी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, समझ में आया बात यार। ठीक, अवर्गीकृत वन कौन से होंगे? दूसरा, इसमें लकड़ी काटना और पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जितनी लकड़ी चरानी ना चराओ, है नहीं लकड़ी में बंजर भूमि। सरकार लोगों को बेवकूफ बनाए नहीं बना रही। पशु चराना दबा पशु चराओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं बात यार। यहाँ पशु चराई और लकड़ी काटने में प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पशु चराई
वह लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं है। लकड़ी काटने पर, अब बंजर भूमि में क्या मिलेगा तुम्हें? कांटे वाले पेड़ मिलेंगे, कौन काटने जाएगा? सोचो ना, खुद ही दिमाग से लगाएगा। पशु चराई व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार मैं मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ करवा रहा हूँ सारा का सारा, क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या समझाया गया। पहली बार भारत में राष्ट्रीय वन नीति आई 1988 में। दूसरा 2 बार संशोधित हो चुकी है, बताइए 1952 में, 1988 में, 1894 में, 1894 में। पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1894 में। समझ में आया बात? है दूसरे नंबर पर संशोधित कितनी बार हुई? 2 बार, 1952 में, 1988 में। जब 1988 में संशोधित हुई तो उसे राष्ट्रीय वन नीति 1988 के नाम से जाना गया। अब इसमें पहली बार इससे पहले भी एक अधिनियम भी आ चुका था। उस अधिनियम का नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980, मदर एक्ट। मदर एक्ट, मदर एक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, ये सबकी माँ है। ये अधिनियम, इससे पहले कोई अधिनियम नहीं आया आज तक, कानून नहीं बनाया गया। और पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये प्रावधान कर दिया गया कि हमने पहली बार जो राष्ट्रीय वन नीति आई कि वनों को संरक्षण करेंगे, वनों की सुरक्षा करेंगे, वनों का विकास करेंगे। बधाई हो। इसमें ये भी प्रावधान कर दिया गया, ये भी साफ साफ कह दिया गया कि भारत के 33% क्षेत्र पर, भारत का जितने भी क्षेत्रफल है 33% क्षेत्र पर वन होना बहुत जरूरी हो। दूसरे नंबर पर यह भी कह दिया गया 33% मतलब मैदानी क्षेत्र में 20% क्षेत्र पर वन होना जरूरी, और 60% जो है ना पर्वतीय क्षेत्र पर वन होना जरूरी। ये बात कह दी गई थी इसमें। दूसरा, इसके अंदर राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत वनों को प्रशासनिक आधार पर, प्रशासन के आधार पर वनों को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। कुछ आरक्षित वन कहा गया जिनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा आरक्षित वन भारत के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर संरक्षित वन, तीसरे नंबर पर अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे वन हो जहां वनों की कटाई और पशु चराई पर प्रतिबंध लगा रखा है, खेती करना भी वहां प्रतिबंधित है, पशु चराई करना, वनों की कटाई करना सब प्रतिबंधित है वहां से। दूसरे नंबर पर इमारती लकड़ी ना, और जो वन तो जो उत्पाद बनते हैं उनके लिए आरक्षित करके रखा गया। तीसरे नंबर पर भारत के समझो आधे से ज्यादा क्षेत्र पर आरक्षित वन। अच्छा, एक स्टेटमेंट पूछता हूं, भारत के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वाधिक मात्रा में संरक्षित वन पाए जाते हैं, गलत है सही है? सबसे ज्यादा आरक्षित वन पाए जाते, ऐसे स्टेटमेंट पूछो, समझ में आया बात? ठीक, उन्होंने पूछा कितना कितना, डाटा तो मतलब नहीं है सर, ज्यादा कम अधिक उससे प्यारा उससे, ऐसे स्टेटमेंट पूछेगा। दूसरे नंबर पर देखो संरक्षित वन कौन कौन से होंगे? संरक्षित वन में होंगे इनके संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। पहली बात तो अगर ये तेजी के साथ नष्ट हो रहे, इन्हें बचाने के लिए प्रयास करे जाएंगे, नए नए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, बहुत सारे कार्यक्रम भी चला रहे हैं, हम चर्चा करेंगे, घबराओ ना, टेंशन न लो। दूसरे नंबर पर पशु चराई और खेती ना यहाँ अनुमति तो होगी लेकिन विशेष प्रतिबंधों के साथ होगी। समझ में बात? मैंने कहा यहाँ अनुमति है, तुम पशु की चराई कर सकते हैं, समझ में बात? खेती भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, विशेष प्रतिबंध में कौन सा सरकार बताएगी। समझ में आया बात? तो एक सवाल पूछा तुमसे, संरक्षित वनों में खेती करना बिल्कुल प्रतिबंध है? नहीं, अनुमति है लेकिन विशेष प्रतिबंधों के साथ। समझ में आया बात? और उसके बाद यहां देखो क्या लिखा, 1/3 हिस्से पर संरक्षित वन देश के। दूसरे नंबर पर अवर्गीकृत वन कौन से? जो बंजर भूमि जहां जो पड़ी हुई, अब निजी हाथों में, सरकार के हाथों में जो भूमि मौजूद है ना, उस भूमि को हम अवर्गीकृत, जहां वो वन मौजूद है उसे बोलेंगे अवर्गीकृत वन। ठीक है, यहाँ ना पशु चराई लकड़ी काटने में कोई प्रतिबंध नहीं है, जितनी लकड़ी काटनी दबा काटो। आया समझ में? अपनी माँ की साइड लकड़ी काटने जाते हैं, वहीं क्या जाते हैं, इस क्षेत्र में जाते हैं, अवर्गीकृत वन हो। समझ की बात? अवर्गीकृत वनों में लकड़ी काटने जाते हैं, कौन से वनों में? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चले, अब भारत की वनों की स्थिति बना, भारत में वनों का जायजा लेने के हर 2-2 साल बाद रिपोर्ट जारी हो, कैसे वन बढ़े घटे, तो वो 2-2 साल बाद रिपोर्ट जारी हो भारत के अंदर। और जो भारत के अंदर जो रिपोर्ट जारी हो ना, उसको कौन जारी करे? उसे बोल लो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, ये विभाग डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा। समझ में बात? ये डिपार्टमेंट ये किसके अंतर्गत आएगा? जलवायु पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, जो बनाएगा अभी। समझ आई बात? पर्यावरण मंत्रालय भी आ सकते हैं, उसका जो पूरा नाम जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्रालय होगा। समझ में आया बात? उसके द्वारा, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा। समझ में आती है? या वन सर्वेक्षण विभाग, ज्यादा अच्छा नाम, वन सर्वेक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है हर 2 साल बाद। और रिपोर्ट आई 2021 में, हमारे बहुत काम की रिपोर्ट है, वही हमें पढ़नी है। बात समझ में आई ना? ठीक, नोट कर लो सभी जो लिखवाया गया अभी। देखो, भारत पर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से पढ़ रहे हम, इससे पहले 2019 में आई थी। यो ना अब तक यह रिपोर्ट 17 बार आ चुकी, ये 17वां संस्करण।
अब ये तो मूर्खता होगी, हम 17 की 17 रिपोर्ट पढ़े बैठ कर। 1988 तक आ रही है बार बार रिपोर्ट ही। 1987 तक समझे 2-2 साल बाद जारी स्टार्ट होगी, 87 तक तो 2 साल बाद जारी होनी स्टार्ट हो गई थी, और 17 बार आज तक रिपोर्ट आ चुकी है। ये इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है, जो 2024 के जनवरी में जारी हो जाएगा ना, इस साल के लास्ट में जारी हो सकेगा, वो इसका 18वां संस्करण होगा। संस्करण समझ रहे हैं ना तुम, 17 बार तो 17वीं रिपोर्ट है। और जनवरी 2022 में जारी हुई है, जारी हुई 2022 में। लेकिन नाम किसके जानी जाएगी? 21 के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि 19 में आई थे ना, 19 और 21 और फिर 23। समझिए बात, जारी कब हुई? जनवरी 2022 में। ठीक, 17वीं रिपोर्ट, इसे काट दे, मैं हाथ हटा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन न हो। तो 17वीं रिपोर्ट है। दूसरा कि भारतीय वन सर्वेक्षण इसके द्वारा जारी करी गई। और ये पूरा का पूरा ये सर्वेक्षण एक प्रकार का डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अधीन आगा? किसी न किसी मंत्रालय के तो अधीन आगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट छोटे हो, समझ मंत्रालय बढ़ाओ, सारी चीज मंत्रालय के अधीन आएंगी। जिस मंत्रालय के अधीन आएंगी उस मंत्रालय का नाम जलवायु, क्या नाम बताया? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यही तो इस मंत्रालय के अधीन आ गया रिपोर्ट। ये पूछा जाएगा पेपर सवाल कि जो ये विभाग डिपार्टमेंट किसके अधीन है। पेपर में अगर सवाल आया ना कौन जारी करो, तो इसे याद रखना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये डिपार्टमेंट भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भारत पर वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल बाद, द्विवार्षिक है यह रिपोर्ट, द्विवार्षिक हर 2 साल बाद रिपोर्ट जारी करेगा। यह रिपोर्ट द्विवार्षिक, कैसी? द्विवार्षिक रिपोर्ट, याद रहेगी बात है। कैसी रिपोर्ट है? द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब सवाल है कि जो इन्हें कैसा पता लगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वन आंध्र प्रदेश में रहे, या अरुणाचल प्रदेश में रहे, या मिजोरम में रहे? इसे कैसा पता लगा सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल यहां बढ़ गया? कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं वन जा जाकर देख रहे हैं इनके अधिकारी डिपार्टमेंट के, जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण वाले हैं, जाके देखेंगे कितना वन बढ़ गया, फिर तले का नापते फिर रहे हैं। सोचो कैसे पता लगता होगा ना। अब ध्यान से सुनो कैसे पता लगता होगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें, ये बात तुम्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा मैं। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ हमारी है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। इसके चारों तरफ ना सैटेलाइट घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट है, मान लो ये घूम रहा है सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के जरिए ना पूरी पृथ्वी घूम रहा है सैटेलाइट, ये पूरी पृथ्वी पर। सैटेलाइट को बोलते हैं उपग्रह। इस उपग्रह का नाम भी बता रहा हूं तुम्हें, आया समझ में? रिसोर्स 2, क्या नाम है? रिसोर्स सेट 2। ये एक उपग्रह है। ये उपग्रह ना सैटेलाइट घूमकर पूरे चारों तो पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण करता रहा, चारों तरफ घूमेगा। इसका नाम रिसोर्स सेट 2। क्या है? उपग्रह। और ये ना भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, भारत का हो, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। अभी तो इतना ही नाम याद कर लो। नाम देखो, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, उसका नाम रिसोर्स सेट 2। ये पूरी जानकारी दे पूरी कि कहां कितना कितना वन बढ़ चुका। उसकी फोटो खींच के भेजेगा ऊपर। तो हमें फोटो पता क्या करेंगे? इंटरनेट के माध्यम से अपने फोन में डाउनलोड कर ला, वो भेजेगा फॉरेस्टेड डिपार्टमेंट, भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, इसके वैज्ञानिकों के पास भेजेगा। जैसे इसरो हुआ, इसरो के वहां पे भेज देगा, और इसरो वाले से भेज देंगे। समझ में? इसरो वाले से डिपार्टमेंट इस मंत्रालय भेज देंगे, मंत्रालय वाले इन्हें रिपोर्ट दे देंगे, और ये रिपोर्ट जारी कर देंगे। पता लगा क्या हो रहा है भाई? ये सैटेलाइट घूम रहा है पूरा का पूरा। ये सैटेलाइट घूमता रहेगा 1 साल तक 2 साल तक सर्वेक्षण करता रहेगा, पूरा घूमता देखता रहेगा कि कहाँ भारत के अंदर कितने वन बढ़ गए, कितने घट गए। इसी फोटो खींचेगा, फोटो की मैपिंग करके देखेगा। पहले इतने फोटो में वन आ रहे थे, इतने फोटो में वन आ रहे थे, इस बार इस फोटो में इतने कम वन आ रहे, इतना क्षेत्रफल घट गया। तो फोटो खींच कर पता लगा लो, सर्वेक्षण करो। समझ में आया बात? या और ये कैसा काम कर रहा है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताऊंगा तुम्हें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ाऊंगा कैसे काम कर। इसका उपग्रह का नाम तो याद रख सको, रिसोर्स सेट 2 उपग्रह है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह है। ये दूर संवेदी उपग्रह कौन से हो ये भी हम बात करेंगे।
दूर संवेदी उपग्रह वे हों जो अंदर तक पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ जल कितना कम, कहाँ कितना ज़्यादा, कितना कम हो चुका, कौन सी चीज़ घट रही, कौन सी बढ़ रही, ऐसे ग्रह को दूर संवेदी उपग्रह बोल लो, जो दूर तक भी सब कुछ पहचान लेंगे भारत पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा। समझ में आया बात? ये नाम याद रहेगा, रिसोर्स सेट 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। समझ आई बात? या और यही सर्वेक्षण करके हमें सारी जानकारी दे रहा है कि कहाँ कहाँ कितने वन बढ़ गए, कितने घट गए। समझ गए? रिपोर्ट कैसी है? द्विवार्षिक, हर 2-2 साल बाद जारी हो। इससे पहले कब जारी हुई थी? 19 में। तो जब 19 में जारी हुई थी उसका नाम क्या होगा? भारत पर वन स्थिति रिपोर्ट 2019। अब कब जारी होगी? 2023 में। अभी कौन सा चल रहा है? अब तो होता ही नहीं, गूगल पर डाल कर देखोगे भारत पर वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आई नहीं, तो लास्ट में, शायद लास्ट में जारी होगी। हाँ, दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर के एंड में जारी होगी। दिसंबर में नहीं जारी हुई तो जनवरी में, तो 2024 में जाकर जनवरी तो जारी हो जाएगी, लेकिन दिसंबर तक जारी हो जाएगी, लास्ट तक जाकर। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? भारतीय वन सर्वेक्षण एक कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। समझ में आया बात? या रिपोर्ट कैसी? द्विवार्षिक। आंकड़े कहाँ से मिल रहे हैं? आकलन कैसे कर रहे हैं? एक उपग्रह घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। उपग्रह का नाम क्या है? रिसोर्स सेट 2। भारत का सैटेलाइट, हाँ भारत का, इसलिए नाम रखा है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, नाम उसका। याद रहेगी बात? है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, ये चारों तरफ घूम रहा है। इसकी क्यों जिंदगी धक्के दे रही? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है भाई? ठीक। अब जो वन, ध्यान से सुन लेना, वनों की यहाँ 3 श्रेणियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से सुन लेना। वनों की 3 श्रेणियां यहाँ से, जब वन स्थिति रिपोर्ट जारी हो ना, तो वनों की 3 श्रेणियां देखी जा, तीनों श्रेणियां तमीज से समझ लो। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इसमें। वहां तो हमने प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांट दिया था, यहाँ प्रशासनिक आधार पर नहीं, यहाँ वनों के हिसाब से उनकी 3 श्रेणियां। कुछ वन तो ऐसे होंगे जो बहुत घिन के होंगे। अच्छा, घिन के किन्हें बोल रहे? सघन होंगे, बहुत अति सघन होंगे। सघन का मतलब एक पेड़ यहाँ से निकलने बढ़ने की जगह भी नहीं है। सघन वन, अति सघन वन, अति सघन। कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े कम सघन होंगे, कुछ ऐसे एक पेड़ यहाँ से, एक वहां से, एक वहां से, वो छिद्दे वन होंगे। बात समझ आई? छिद्दा हो, बात समझ में आई? ठीक। और यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा, ध्यान से देख लेना, जो लाइन में समझाने जा रहा हूँ। भारत में वनों की 3 श्रेणियां, भारत में वनों की 3 श्रेणियां, भारत में वनों की 3 श्रेणी। और 3 श्रेणी कौन कौन सी है? अच्छा, पता लग चुका कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सा कैसे? रिसोर्स सेट 2, ये उपग्रह घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, ये देगा जानकारी। पहले नंबर पर भारत के अंदर जो वनों की 3 श्रेणियां, पहले नंबर पर, पहला पॉइंट, पहले नंबर का जो वन है उसका नाम है अत्यधिक सघन वन। भारत के अंदर सबसे ज्यादा यही वन पाया। भारत के 70% हिस्से पे यही वन है, 70% हिस्से सबसे ज्यादा वन है। ये स्टेटमेंट पूछेगा तुमसे। अत्यधिक सघन वन का मतलब जिनका घनत्व ज्यादा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, क्या होगा इसमें? बंद क्यों करा था हमने? तुझे तो घर चले एडजस्ट कर लेगी, मेरे को तस तरह एडजस्ट। अत्यधिक सघन वन 70% वन, 70% वन सबसे ज्यादा यही है, अत्यधिक सघन वन। दूसरे नंबर पर अत्यधिक सघन वन का मतलब समझिए, ठीक, इनका घनत्व ज्यादा हो, जिनका घनत्व ज्यादा हो, अत्यधिक घनत्व हो उनका। याद रही, घनत्व का मतलब भीड़ ज्यादा। दूसरे नंबर पर जो मिलेंगे वो मिलेंगे मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, ये मिलेंगे भारत के 40 से लेकर 70% हिस्से पर। इसके बीच में कहीं भी मिल सके, लगभग इतने % हिस्से पर। दूसरे तीसरे नंबर पर हमें जो वन मिलेंगे, खुले वन मिलेंगे, खुले वन, छिद्दे वन नहीं बोलते, खुले वन, खुले, ये केवल 10% हिस्से पाए जाएंगे, ओपन फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं।
अब तुमसे एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ये नहीं पूछूंगा 70% 40%, ये नहीं आंकड़ा, ये पूछा भारत के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कर दीजिए विचार। पहला स्टेटमेंट, भारत में अत्यधिक मात्रा में खुले वन पाए जाते हैं। गलत मैन। तो ये सवाल जो मैं तुमसे पूछ रहा है, यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे हैं सर। अब तुमने नहीं पता कौन से खुले वन है कौन से सघन वन है, ये समझ गए ना तुम। भारत में अत्यधिक मात्रा में मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। गलत है। अत्यधिक कौन से? अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं। समझ में आई बात यार, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा, याद रहेगी बात यार। ठीक हो सकता है इन्हें टारगेट करके सवाल पूछ लो। खुले वन का जो प्रतिशत है, एक बात याद रखिए, सबसे कम होगा, मध्यम सघन का उससे कम होगा, अत्यधिक सघन वन है तो नाम से ही पता लग जाएगा अत्यधिक सघन वन। तो भारत में अत्यधिक सघन वन, भारत में ऐसे वन ज़्यादा जिनका घनत्व ज़्यादा, जहाँ निकटने बढ़ने तक की जगह नहीं है, ऐसे वनों की संख्या ज़्यादा भारत के अंदर ज़्यादा। ये बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक, भारत के अंदर अगर वनों का आकलन करना, उनका असेसमेंट करना, पूरा का पूरा आकलन करने के लिए रिसोर्स सेट 2 भारत का ही उपग्रह है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, इसका प्रयोग करते पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आई? ठीक, नोट करो जितना बताया अभी। ठीक है, हेडी बनाओ, भारत पर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की विशेषताएं। IFSR 2021 की विशेषताएं क्या खास बात है इसके अंदर? आज से पहले कभी भी किसी भी रिपोर्ट में, इससे पहले 16 रिपोर्ट जारी हो चुकी, या 17वें नंबर की ऐसी पहली रिपोर्ट थी जिसमें जहाँ टाइगर रहते हैं, टाइगर जिन वनों में रहते हैं, जैसे गिर के जंगल देखे, गिर के जंगल कहाँ से? गुजरात के अंदर। तो वहाँ से जो एशियाई से रहते हैं उन क्षेत्रों को भी जहाँ वहाँ जो वन उन्हें भी काउंट करा गया। इस रिपोर्ट की पहली विशेषता है। आज तक पहले कभी भी उन वनों को काउंट नहीं करा गया था, उनका आकलन नहीं करा गया था जहाँ शेर रहते हैं, टाइगर रहते हैं। तो पहली रिपोर्ट है यार 2021 की, जहाँ शेर रहते हैं और उन वनों को भी हमने आकलन करा, उन्होंने भी हमने काउंट करा 2021 की रिपोर्ट में। आज तक पहला ऐसा करा गया था। अगर तुमसे एक स्टेटमेंट पूछा जा, IFSR रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसमें टाइगर जिस क्षेत्र में रहते हैं उन वनों का भी आकलन किया गया है। तो स्टेटमेंट सही होगा, पहली बार ऐसा करा गया, आज तक कभी ऐसा नहीं करा गया था। याद रहेगी बात ये। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, इसने पहली बार टाइगर रिजर्व पहली बार टाइगर रिजर्व टाइगर कॉरिडोर, जहाँ जिस रास्ते में टाइगर जाते हैं उसे बोलते हैं टाइगर कॉरिडोर, और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, उनका भी आकलन किया गया है। और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, उनका भी आकलन किया गया है। एशियाई शेर रहते हैं, उनका भी आकलन किया गया है। समझ में आया बात? या जहाँ जहाँ कौन सा रहते हैं, टाइगर रहते हैं, उस क्षेत्र का भी पहली बार आकलन करा गया। और ये देखा गया जिस क्षेत्र, देखो टाइगर कॉरिडोर क्या हो, जिस रास्ते से टाइगर जाता हो वो रास्ता आने जाना मतलब ये पूरा का पूरा जंगल है। आया समझ में? इस क्षेत्र से यहाँ तुम्हें लग रहा है टाइगर से जाओ, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी जाओ। इस तुम्हें लगा इस रास्ते से टाइगर गुजरो, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन। ये पूरा क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र में जो वन है इसमें वृद्धि हुई। अब इसमें वृद्धि हुई, पता लग रहा है यहाँ इस रास्ते को टाइगर जा रहा है, इस रास्ते में, तो ये पूरा जो एरिया नहीं, पूरा एरिया जो साइड से इधर का पूरा यहाँ जहाँ वन है इसमें वृद्धि हुई, ऐसा बताया गया। जहाँ टाइगर कॉरिडोर है ना,
जो बाघ गलियारा, टाइगर कॉरिडोर को हिंदी में बोलेंगे बाघ गलियारा, बाघ गलियारा के अक्षेत्र में 2011 से लेकर 2021 के बीच में उसके जहां वो जो वन उनमें वृद्धि हुई, ये बताया गया पहली बार इस रिपोर्ट में, आज तक कभी नहीं बताया गया। समझ गए क्या हुआ? लेकिन जो बाघ अभ्यारण्य जहां बाघ रहता उस क्षेत्र में कमी हुई। तो सवाल पूछा जा सकता है IFSR रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ अभ्यारण्य, बाघ जहां रहता वहां तो हुई कमी, और जहां बाघ ना, बाघ कॉरिडोर जहां बाघ सफर करता, समझ बात, बाघ कॉरिडोर जैसे बोल लो, टाइगर कॉरिडोर जैसे बोल लो, उस वहां जो वन उसके क्षेत्र में वृद्धि हुई। बात समझ नहीं है क्या? क्या पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, वर्ष 2011 से 2021 के मध्य, वर्ष 2011 से 2021 के मध्य, वर्ष 2011 से 2021 के मध्य, दूसरा पॉइंट है 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में, वन क्षेत्र में, बाघ गलियारों में, वन क्षेत्र में बाघ गलियारों में, वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, बाघ गलियारों में, वन क्षेत्र में 37.75% किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। इतना क्षेत्र बढ़ गया। बस नंबर नहीं याद रखना, इससे पता लगा कि बढ़ गया, इतना तो याद रख सको, नंबर भले ही याद रखो कि बाघ गलियारों का जो क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना बढ़ा? 37.75 किलोमीटर स्क्वायर। याद, इतना पता लगा, इतना तो याद रख सको, बढ़ गया बाघ गलियारों का क्षेत्रफल। दूसरा लिखो तथा बाघ अभ्यारण्य, तथा बाघ अभ्यारण्यों, बाघ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य मतलब जहां उसका मतलब जहां बाघ रहता होगा, बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य में 22.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। इतना क्षेत्रफल कम होगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, इस साल के अंत में जब रिपोर्ट आ गई ना, IFSR रिपोर्ट 2023 आ जाएगा वहां से, और खुद पढ़ना से नेट से, यूट्यूब से या किसी चैनल से या फिर किसी गूगल से सर्च करके उसके बारे में सारी रिपोर्ट, उसमें इसमें क्या अंतर है, क्योंकि पेपर में हो सकता है ऐसा सवाल पूछ लो, उसमें कुछ नया, इसमें कुछ नया, दोनों की तुलना करके सवाल पूछ लो, मुझे इन दोनों में क्या अंतर है, उस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में क्या अंतर है, ऐसे सवाल पूछे हुए। समझ में बात? या जो अगली जो रिपोर्ट आ गई ना, तुम्हें पूरी नजर रखनी कि IFSR रिपोर्ट 2023 आई तो नहीं, और आई ना उस दिन से पूरी कर लेनी, मैं पहले बता दूंगा। जो मैं तुम्हें मैगजीन पढ़ाने वाला हूँ ना, उस मैगजीन के अंदर ना ये सारी रिपोर्ट अपने आप आ जाएगी, करंट अफेयर में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर अब एक टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वो पड़ता अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से? वहां सबसे ज्यादा वनावरण हुआ। वनावरण का मतलब वहां वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। पक्के टाइगर रिजर्व, वहां वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। और इस बार चर्चाओं में पक्का सवाल पूछा पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ा? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा भी सवाल है। तीसरा पॉइंट लिखो अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वनावरण है। एक हो वन आवरण, एक हो वन क्षेत्र। अभी इन दोनों शब्दों क्लियर कर रहा हूं। वन आवरण है और 97% याद रखना पक्के टाइगर रिजर्व में। वन सबसे ज्यादा कहां से? कौन सा टाइगर रिजर्व जहां वन सबसे ज्यादा? पक्के टाइगर। कहां पड़ता? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश पता भारत में कहां पड़ा? कहां बीच साइड में पड़े इनके, या वो पड़ा? वो आंध्र प्रदेश है जो तट पर पड़ा। आधे आंध्र प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश समझ लो। ठीक है, बात बताओ समझ में आई नहीं आई? जो 2021 की रिपोर्ट है उसकी विशेषता समझ में आई? 2021 की रिपोर्ट में ये खास बात है। अब 2021 की जो रिपोर्ट आई उसको कुछ निष्कर्ष भी निकल के आए होंगे। जैसे सबसे ज्यादा वन कहाँ पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में पाए जा? हाँ,
कहाँ पाएगा। और दूसरे नंबर पर सवाल पूछेगा सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि कौन से राज्य में हुई और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई वनों के लिए। ये सवाल बार बार पूछेगा और उनका अरेंजमेंट करने की पूछ सके, बढ़ते क्रम में लगाओ घटते क्रम में लगाओ। समझ में आया बात है। तो ये सवाल पक्का पूछेगा, इसलिए क्या पूछ भी रखे सवाल, हम हैं कौन बताने वाले। इसलिए मैं IFSR रिपोर्ट 2021 पढ़ा रहा हूँ पूरी, तभी से पढ़ लो, सो उसमें होकर क्या क्या बताया। नंबर याद नहीं करने, सबसे ज़्यादा सबसे अधिक पता होना चाहिए। तो कॉपी मैडी बनाओ IFSR रिपोर्ट के निष्कर्ष, IFSR रिपोर्ट के निष्कर्ष, IFSR के निष्कर्ष, IFSR 2021 के निष्कर्ष। इससे पहले दो वर्ड समझो, ये दो परेशान करेंगे दो बार बार। एक तो हो वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, एक हो वन आवरण। दोनों में अंतर क्या है। एक तो वन क्षेत्र, एक हो वन आवरण। ध्यान तो समझना, दोनों वर्ड दो शब्द हैं, बार बार परेशान करेंगे। एक तो उनको यह वन क्षेत्र बढ़ गया, उनका वन आवरण बढ़ गया, समझ में नहीं आता कौन सा वन क्षेत्र वन आवरण, दोनों में अंतर ही क्या है। वन आवरण वनों से ढका हुआ, वन क्षेत्र वनों के लिए क्षेत्र, दोनों अलग अलग शब्द। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मान लो इतने, ध्यान से सुन लेना, सरकारी रिकॉर्ड में पता क्या है, कागजों में इतने क्षेत्र में वन, ये वनों के लिए संरक्षित क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र बोल लेंगे। सरकारी कागजों में ना, सरकारी रिकॉर्ड में ये पूरा वन क्षेत्र, चाहे यहाँ वन है नहीं है वो अलग बात। अब क्या है, अब वन आवरण क्या हो, इसमें केवल वन यहाँ से इतने क्षेत्र में बना, वन यहीं से, लेकिन कह रहे हैं कि वन ये पूरा पूरा वन क्षेत्र। तो वन क्षेत्र ये सरकारी रिकॉर्ड हो, जो सरकारी रिकॉर्ड के कागजों में हो वो वन क्षेत्र हो, और वन आवरण क्या हो, वहां वाकई में ही वन है नहीं है। समझ रहे तुम बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही, वाकई में वहां वन है नहीं है। तो वन क्षेत्र जो वन आवरण हो ना, वो वन आवरण हमेशा कभी पाएगा। इस वन क्षेत्र के अंदर कितने क्षेत्र में वन आवरण, तो वन आवरण और वन क्षेत्र दोनों समझ में आए। सरकारी रिकॉर्ड में जो क्षेत्र होगा वो वन क्षेत्र कहलाएगा, कि वो क्षेत्र वनों के लिए संरक्षित। यहाँ वन ये वन है, यहाँ वन ही होगा बस, सिर्फ वन है नहीं वहां। लेकिन समझ गए मैं कह रहा कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में वन आवरण होगा, वन आवरण का मतलब पक्की बात है वहां वन बढ़ गए वहां। मैंने कहा वनों का क्षेत्र बढ़ गया, वनों का क्षेत्र तो इतना ही रहेगा, क्षेत्र बढ़ थोड़ा जाएगा। भारत का को थोड़ा ही, भारत को बड़ा खींच के बड़ा कर दिया, सोच के वाली बात। तो वन आवरण तो बढ़ागा, वन क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाएगा, वनों के लिए क्षेत्र बढ़ जाएगा, वन आवरण बढ़ागा। समझ में आया बात, ये ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। वन क्षेत्र बढ़ेगा, वन आवरण बढ़ेगा। तो जो वन क्षेत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में है, सरकारी रिकॉर्ड में साफ साफ कहा 33% हिस्से वन चाहिए 33% हिस्से वन चाहिए। मैदान के अंदर 20% हिस्से वन चाहिए। समझ गए, पर्वत के अंदर 60% हिस्से वन चाहिए तो चाहिए। समझ में आया बात या ठीक। तो दोनों वर्ड समझ में आए। तो जो सरकारी रिकॉर्ड में रखा जाएगा तो वो तो वन क्षेत्र होगा, और जो वहां जहां वास्तव में वन होंगे वो वन आवरण कहलाएगा। बात समझ में आई, दोनों वर्ड समझ में आए, दोनों क्लियर। किसी अगर भूमि में पेड़ की उपस्थिति होगी, पेड़ उपस्थित है वहां से, तो क्या कहलाएगा, वन आवरण। और जो सरकारी रिकॉर्ड में रखा गया वो क्या कहलाएगा, याद रहेगी। ऐसा तो धोखा किसके साथ हो रहा है, ऊपर लेके नीचे के, वन क्षेत्र के साथ। आया समझ में, बेवकूफ बना रहे नहीं लोगों का, क्योंकि कागज कुछ हो और वहां वास्तविक सच्चाई कुछ हो। कागज में तो कुछ भी वर्ग दे दो, हमारे यहाँ इतना वन आवरण बढ़ रहा, वन क्षेत्र बढ़ रहा है, तो वन क्षेत्र थोड़ा ही बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, वन आवरण। अब पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट खास बात है। अच्छा यूं बताओ, भारत के अंदर जितने भी वन मौजूद होंगे, भारत के जितने भी क्षेत्र पर वन मौजूद होंगे, 2021 की 19 की रिपोर्ट देखेंगे, 2021 की रिपोर्ट देखेंगे, उसकी अपेक्षा बढ़ा है घटा है। तो 2021 की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में भारत के अंदर जितने क्षेत्रफल वन थे उसमें वन क्षेत्रफल हमारा बढ़ गया। और कितने प्रतिशत बढ़ा है, वो परसेंटेज बढ़ा काम का, क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज हो। भारत के 33% हिस्से पर वन होना चाहिए, 33% हिस्से पर। इसका मतलब भारत के क्षेत्रफल का 33% निकाल लो, इतने क्षेत्र पर वन होना चाहिए। वो परसेंटेज नहीं पूछने का, ना नंबर पूछने का, बिल्कुल भी। बस उन्होंने पूछा था बढ़ा घटा है, तो बढ़ा है। और कितना बढ़ा है, 21% के आसपास बढ़ा है। वो मैं तुम्हें लिखवाने जा रहा हूँ, जो बढ़ा है तो घटा, तो घटा तो क्या घटा, क्या कौन से राज्य में बढ़ा, कौन से में घटा है। पहली बात यह कि भारत के अंदर वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है, ये खुशी की बात है। लेकिन ये इतनी भी खुशी की बात नहीं है कि हम ढोल बजाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। समझना है बात, यह लिखो पहला पॉइंट, निष्कर्ष पहला रिपोर्ट का।
लिखो। अच्छा भारत के ना, ये लिखवा दो नंबर तुम्हें, भारत के कितना प्रतिशत हिस्सा जिस पर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लिखो भारत में, भारत का वन क्षेत्र, वन क्षेत्र 7,13,789, पीछे से पूछ लेगा, 789 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है वन क्षेत्र है इतना। आज तक पूछा नहीं तो किसी के पेपर में, लेकिन पूछ लेगा, कोई चांस नहीं है। लाइट बंद करने की आदत पड़ी हुई ना। 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, समझ में आया बात? या तो क्यों हंस रही? और कोई हंस रहा नहीं? मतलब हंस रहा कोई? उसकी हंसी इस टाइप की, धीमी धीमी हंसी उसकी। अब ये होना हो, ये भारत के क्षेत्रफल का 21.71%। ये जो है ना, भारत के इतने क्षेत्रफल पर ये समझ जाओ वन ही वन। और ये भारत के क्षेत्रफल का पता कितना? 21.71%। कितना? 21। देखो यह है भारत के कुल क्षेत्रफल का 21 भारत के क्षेत्रफल के, या भारत के क्षेत्रफल का 21.71% है। अब तुमसे सवाल पूछता हूं। अब मैंने क्या कहा था, राष्ट्रीय वन नीति 1988 पढ़ाई, भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? कितने प्रतिशत हिस्से पर? गड़बड़ है मामला, समझ नहीं बात। अभी बहुत लंबा सफर तय करना, गैप नहीं है। गैप तो गैप तो हो जो थोड़ा बहुत हो, गैप तो हो जो थोड़ा बहुत हो, गैप ये गैप नहीं है, महा गैप है वो। ऐसा 21.71%, यानी अभी भारत को बहुत लंबा सफर तय करना। लेकिन खुशी की बात यह है, किसकी खुशी की बात यह कि अभी एक क्षेत्रफल बढ़ा। कितना बढ़ा जानना चाहते हो? 7 दशमलव जो वनावरण हुआ 7.21 किलोमीटर स्क्वायर, 7.21 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, ये इसकी रिपोर्ट कहती है। नंबर कहीं नहीं पूछने का, बस इतना बताना चाहिए बढ़ा क्षेत्रफल, वनों का आवरण बढ़ा। वन का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा, वन क्षेत्रफल नहीं बढ़ा, मैं कह रहा वनों का आवरण में इतनी वृद्धि हुई, वन हो गए उस क्षेत्रफल में। बात समझ में आई है? बच्चे कभी कभी दोनों के समझ में आता, समस्या खड़ी हो जा, इसलिए हाँ क्लियर कट बता दिया मैंने तुम वो सरकारी रिकॉर्ड में। और यो वन आवरण का मतलब वन बढ़ते जा रहे, समझ में आया बात? है दूसरा पॉइंट ये लिख देना तुमने, क्या लिखा हुआ तुमने? भारत के वनावरण में, देखो भारत के वनावरण में, सिर पर लिख ले मेरा, भारत के वनावरण में 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, लिखा हुआ बोर्ड पर। जा ठीक। अगला पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुन लेना कि कहाँ सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि हुई। वो कौन सा क्षेत्र जहाँ सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि हुई? ध्यान से, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई तेलंगाना ने, बहुत अच्छा काम करा। किसने? तेलंगाना। पता भारत के नक्शे में कहाँ मौजूद है? ठीक है, लिखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो, भारत में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य। भारत में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य।
समझ में आया बात? या 3 राज्य पहले नंबर पर तेलंगाना, बहुत अच्छा काम करा है तेलंगाना ने, ये रिपोर्ट कह रही 2021 की। 3% के आसपास वृद्धि हुई। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर का राज्य का नाम लिखो, दूसरे राज्य का नाम तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण के भारत 2.2% की वृद्धि हुई। तीसरे नंबर के राज्य का नाम उड़ीसा। उड़ीसा में हुई 1.4% की वृद्धि। ये 3 राज्य बढ़िया जो टॉप वृद्धि हुई है। 2021 की जो रिपोर्ट है वो कह रही है ऐसा। सबसे ज्यादा बननी है यहाँ से, मैं भी कह रहा है यहाँ वृद्धि हुई। भैया रिपोर्ट में बहुत मूलभूत अंतर समझ लो, यहाँ केवल वृद्धि हुई। सबसे अच्छा काम करा तेलंगाना ने। तेलंगाना की सरकार को अंदर झांक जाकर देखना हो तो उन्होंने ऐसा क्या करा कि इनके यहाँ वन बढ़ गया, अपने प्राकृतिक रूप से बढ़ गया कि ये मानवीय कारकों के कारण बढ़ा या मानव ने कुछ अच्छा काम करा, कोई प्रोजेक्ट चलाया। देखना काम आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, इन दोनों ने अच्छा काम करा, तीनों राज्यों ने। समझ आई बात है? सबसे ज्यादा जो वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो कहाँ हुई? तेलंगाना। वनों के क्षेत्रफल में नहीं, वना आवरण में। मैं भी कह रहा हूँ वन क्षेत्र में, वनावरण में वृद्धि हुई। तीसरे नंबर पर अब सबसे कम जो पूर्वोत्तर क्या पक्के टाइगर रिजर्व, पन्ना तो आंध्र प्रदेश है। सुन लो, तीसरे नंबर अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, वनावरण में सबसे कमी वाले 5 राज्य। वनावरण में सबसे कमी वाले 5 राज्य। वनावरण में सबसे कमी वाले 5 राज्य। कमी हो रही है इनका, 5 राज्य हैं, लिखो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोमा मणिपुर, कोमा मेघालय, तेरे तक कमा मेघालय, कोमा मिजोरम, मेरे साथ नहीं बोल लो, मिजोरम, उसके बाद है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश एक तो याद ही रहेगा और कुछ नहीं याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुई वनावरण में। समझ में आई बात? या सबसे ज्यादा वृद्धि हुई तेलंगाना में। एक तो याद ही रहेगा, शुरू का कुछ नहीं याद रहेगा, इससे काम चल जाएगा, इससे ऑप्शन कट जाएंगे। तुमसे पूछने लगा कोई सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन से राज्य के पास है? वन क्षेत्र सबसे ज्यादा किसके, कौन से राज्य के पास है? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। समझ गए बात? या सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास है। अब अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, स्टार लगा देना, यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा। लिखो उच्चतम वन क्षेत्र वाले, उच्चतम वन क्षेत्र वाले 4 राज्य। उच्चतम वन क्षेत्र वाले 4 राज्य। उच्चतम वन क्षेत्र वाले 4 राज्य। पहले नंबर पर कौन सा क्षेत्र? मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर लिखो मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र समझ गए? वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, कोमा कोमा कामा कामा लिख दिया, कामा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, देख लो नक्शे में। तुम चाहे तो नहीं दर्शा भी सको वही मैप बनाकर। सही बात है, इससे क्या हो, आसान नहीं हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इतना कष्ट झेल लेंगे नहीं तुम। अरुणाचल प्रदेश लिख दिया, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, कोमा उड़ीसा। 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। 5वां भी लिख लो, महाराष्ट्र। इन्हीं का चाहे तो तुम टिक भी बना सकते हो, इतना तो याद रख सको। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
दो तीन तो याद रख सको, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिए। क्या होगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 5 राज्यों के नाम याद रहेंगे। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नाम याद रहेंगे। सबसे ज्यादा वनों के लिए क्षेत्र कहाँ से? मध्य प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में देखो कितना बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में वनों के लिए। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर उड़ीसा, 5वें नंबर पर महाराष्ट्र में। मेरे साथ बोल। समझे? अब 5 राज्यों के नाम बता रहा हूं जो वन आवरण में सबसे अच्छा काम कर दिया, मतलब जब इस 2021 की रिपोर्ट में जहाँ सबसे शीर्ष पाए। दोबारा फिर समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल भौगोलिक, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर भारत का जितना ही भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में 5 राज्यों का सबसे बेहतरीन योगदान रहा जो वन आवरण के मामले में सबसे नंबर 1 पाए। समझ नहीं बात? अभी मैंने पीछे एक फैक्ट लिखवाया तुम, जिसमें तेलंगाना वाला लिखवाया, इसका ऊपर का फैक्ट पढ़ो मैंने क्या लिखवाया है। ये तो वृद्धि, समझ में आई बात है। अभी अब हम उसकी बात करें जहां वन आवरण, जहां वन है हकीकत में। एक तो हो वृद्धि होना, एक हो वहां वन मौजूद है। देखो मैं भी कह रहा हूं, सुन लो ध्यान लगाकर। मेरे पास ज्ञान है मेरे पास ज्ञान है, समझ में आई बात है। तुम्हारे अंदर ज्ञान की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो दोनों अलग अलग बात है नहीं। एक वृद्धि होना, एक है हकीकत में वन वहां मौजूद है। तो 5 राज्यों के नाम बता रहा हूं, लिखो लिखो। कुल भौगोलिक क्षेत्र के, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य, वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य। शीर्ष 5 राज्य। पहले नंबर पर देखो मिजोरम। मिजोरम में बहुत वन भाई, घने घने वन पाए जामा, अति सघन वन मिजोरम में। देखो रे कहाँ मिजोरम, कहाँ मिजोरम, कहाँ मिजोरम? ये मिजोरम, पिंकी का नाम ले वहाँ से। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोमा मेघालय, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड। कुछ ट्रिक बना लेना इसकी। MAMMN, ठीक। कुछ ट्रिक बना लेना इसकी, याद कर लेना। क्या ट्रिक बनाओगे? मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन मौजूद इस टाइम, मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में, फिर नागालैंड में। याद ही करने में कोई डिस्काउंट नहीं है। कल को सुनूंगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। याद रही बात या?
समझ में आया बात? या अच्छा, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य है ना, इनमें वनावरण में हो रही गिरावट। जो पूर्वोत्तर के राज्य इनमें वनावरण में क्या हो रही? गिरावट। अभी लिखवाया नहीं मैंने, अरुणाचल प्रदेश का नाम है, वहाँ वृद्धि हो रही। इस तरह से अगर गिरते चले गए तो मिजोरम में नीचे भाग जाएगी इसी। समझ गए? सुन लो, ध्यान लगा। कारण क्या है? चिंताएं क्या है? समझ नहीं बात यार कि वनों के अंदर गिरावट क्यों हो रही है? एक तो वनों के अंदर ना हम एक तो उन्हें काट कर कृषि करते जा रहे हैं। लिखने के बाद पेपर में क्वेश्चन आ जा कि जो वन है ना पूर्वोत्तर के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ बात यार, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक कारण होगा। दूसरा, हम धीरे धीरे वनों को काट कर ना वनों को काट कर दूसरी कृषि भूमि में ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 कारण होंगे। तीसरा कारण है उन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। कितने कारण होंगे? 3 कारण होंगे। चौथा क्या है, वहाँ आए दिन बाढ़ आती रहती है। समझ नहीं बात यार, बाढ़ भूस्खलन की घटनाएं वहाँ होती रहती है। कितने कारण होंगे? 4 कारण होंगे। 5वां कारण समझ गए? ऐसा सवाल पूछा जा सके भविष्य में कि पूर्वोत्तर, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने में पता लग रहा है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ना पर्यावरण में कमी आ रही। समझ नहीं बात यार, कमी आ रही, तो इसे बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए और कौन कौन से प्रयास करे गए। तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए एक संस्था का नाम भी दूंगा जो काम कर रही इन सब के लिए कि वनों की जो क्षति हो रही उसके लिए हमने प्राधिकरण बना रखा है। नाम है कैंपा। आज 2016 में बनाया हम, पक्का सवाल पूछा, 2017 में सवाल पूछ लिया इसको। ठीक है, कैंपा नाम का पूरा प्राधिकरण बनाया। प्राधिकरण जानते हो प्राधिकरण क्या हो? अथॉरिटी बनाई पूरी पूरी, एक कोर्ट की तरह काम करो। समझ में आया बात ये? ठीक, चलो चलते हैं। हेडिंग बनाओ कॉपी में। वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहले। वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल। वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही, चेहरे की रंगत उड़ी हुई। नंबर फर्स्ट, पहल लिख दिया, सरकारी पहल। नंबर 1 लिखो, हरित भारतीय हेतु राष्ट्रीय मिशन। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। ये चला रखा हमने, एक मिशन चला रखा कि भारत को हरा भरा बनाना, राष्ट्रीय मिशन। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन ये चला रखा हमने। समझ में आया बात? है इसके बारे में तुम्हें पढ़ना पूरा डिटेल से, होमवर्क तुम्हारा लिख लो। और एक होमवर्क, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन क्या है ये पढ़ना तुम्हें, होमवर्क। अभी तो मैंने प्रयास में उसमें लिखवाया मैंने तुम्हें। दूसरे नंबर पर लिखो, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। ये चला रखा है अपना, सन 2000 से लागू किया गया था। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण। अच्छा, ये कब चलाया हमने? 2014 में चलाया गया था। ये 2014 में चलाया गया था, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, वनों को लगाया जाएगा। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम ये प्रोग्राम चला रखा। कब चलाया गया? सन 2000 में। किसने चलाया था? मोदी ने कहा चला। 2000 में मोदी था, इन चढ़ रही। 2000 में होता अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे नंबर पर जाओ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का सवाल पूछेगा। अब पूछ भी रहा हूँ कैंपा पर सवाल। कैंपा लिखो, क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण। क्षतिग्रस्त नहीं है, क्षतिपूर्ति वनीकरण। अभी बताओगे क्या आया था? चुपचाप बैठी रहे। क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष, जहां तू खेली में वहां खेल के चुका। क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना
प्राधिकरण, इसका नाम है कैंपा, CAMPA, कैंपा फंड, CAMPA, कैंपा फंड, FUND फंड। ये फंड है पूरा पूरा कोष है, एक धन जमा हो यहाँ से, इसमें पैसा जमा हो वनों को बचाने के लिए, वनों की जो क्षतिपूर्ति हो रही है ना, ऐसे समझो, उसके लिए कोष है, धन है, उसका प्रबंधन करना, उसके लिए योजना है, प्राधिकरण बना रखा है कैंपा। इसके बारे में पढ़ना पूरा कर जाएगा, आज यूट्यूब से सर्च कर दो कैंपा फंड क्या है, अलग से लिख लेना सब कॉपी में, कैंपा फंड पूरा का पूरा। समझ में आया बात? या अब इसमें क्या हो, इसे लॉन्च कराया गया था 2016 में, 2016 में मोदी के द्वारा लॉन्च कराया गया था कैंपा। क्या नाम है इसका? कैंपा। पूरा नाम भी लिखना इसका इंग्लिश में, क्या नाम? कैंपा की लगती पूरा नाम लिखना। सी का क्या मतलब है? का, एम का, पी का, रे का, कैंपा, कैंपा। जो पूरा का पूरा कोर्स है ना, इसमें जो पैसा आगा, जो राज्य है ना, जो पूरा का पूरा कैंपा बनाया गया, इसमें जो राज्य वे 90% पैसा डाल लगे, और जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार वो डाल लगी इसमें 10% पैसा इस कैंपा के अंदर। ये जो कोर्स बनाया गया, जो बैंक बनाया गया, पूरा फंड बनाया है, एक बैलेंस तैयार करा गया, 90% तो राज्य देंगे इसमें, इस कोर्स में धन, और केंद्र 10% देंगे केंद्र सरकार कैंपा के अंदर। अब जो मैंने फंड तैयार करा है, ये पैसा तैयार करा है, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा ये भी समझ लो। इसके अंदर भी लिख सकते हो तुम कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, पूरा का पूरा लिखो। नंबर 1 लिखो, हाँ सिर पर लिख ले मेरा। धन का उपयोग, उन्होंने इस धन का उपयोग जल संग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जल संग्रहण क्षेत्रों के उपचार। इसका मतलब जल संग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जल को कैसे इकट्ठा करा जा, उसके लिए कैंपा का पैसा निकाल सको तुम। लिख दिया ना? इस धन का उपयोग जल संग्रहण है क्षेत्र हेतु उपचार, कोमा प्राकृतिक उत्पादन, कोमा वन प्रबंधन, आगे नहीं, वन प्रबंधन, कोमा वन प्रबंधन, कोमा वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन, कोमा वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ अगर हम पेड़ काट रहे और वहां तो लोगों को प्रवास करना पड़ेगा, उन्हें जो पैसा देंगे ना, उस पैसे को भी यहां तक निकाल सकता हूं। लिखो संरक्षण के बाद लिखो संरक्षित क्षेत्रों व गांव के पुनर्वास, संरक्षित क्षेत्रों व गांव के पुनर्वास, संरक्षित क्षेत्र सिर पर लिख ले मेरा आएगा। संरक्षित क्षेत्रों व गांव के पुनर्वास। ठीक। और मानव के और जो वन्य जीवन उनके बीच में जो संघर्ष हो रहा है, उन्हें रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सको। लिखो मानव डैश लगाओ, मानव को डैश वन्य जीवों के संघर्ष को रोकने, मानव डैश लगाओ वन्य जीवों के संघर्ष को रोकने, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के दौरान ही पैसा खत्म कर सको, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, कास्ट सुरक्षा, कास्ट जानते हो, लकड़ी बोलो कास्ट, ऐसे लिखे जाएगा कास्ट, कास्ट सुरक्षा ठहरेगा, कास्ट सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति, कास्ट सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति, आपूर्ति तथा संबंध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, तथा संबंध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
ठीक। एक जब सूखा पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो ध्यान से। 2001 में हमने एक कार्यक्रम और चलाया था मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। मरुस्थलीकरण से निपटने का मतलब क्या है? पेड़ लगाना पड़ेगा। डिजर्टिफिकेशन है ना, कॉम्बैक्ट टू डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी बताया था मैंने तुम्हें। लिखो अगला पॉइंट, लिखो अगला पॉइंट, लिखो चौथे नंबर का पॉइंट लिखो, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन। नेशनल हिंदी में लिखना, नेशनल एक्शन प्रोग्राम नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन 2001 में चला। टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन लिख दिया ना। कब चला गया ऐसा? 2001। ऐसे लिख दो, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। मंत्रालय का नाम पता? कौन सा मंत्रालय? एक ही मंत्रालय जो ऊपर बताया था मैंने तो पहले भी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, उसके द्वारा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हुआ समाप्त हमारा आज IFSR रिपोर्ट। लेकिन एक ग्लोबल रिपोर्ट भी है, 5 मिनट उसकी लगेगी, वैश्विक रिपोर्ट। समझ में आई बात? या फाओ की रिपोर्ट हो, 5-5 साल बाद जारी हो, उस हल्के में ले सकते। ठीक, पेपर में तो नहीं पूछेगा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करे जाओ? फाओ के द्वारा। भाव नहीं, फाओ। भाव क्या? भावा जी बोल देती सीधा। भाई भी कुछ नहीं है, पढ़ नहीं रही तू, जितना पढ़ रही थी पढ़ ली तू। हवा होली तेरी खराब। अब तो वनों को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उसे लिखो। लिखो वनों को बचाने के लिए वैश्विक प्रयास, वनों को बचाने के लिए वैश्विक प्रयास, वैश्विक स्तर पर प्रयास, वनों को बचाने के। अच्छा, कैंपा के बारे में जरूर पढ़ा ना, कैंपा के बारे में आज, कैंपा फंड, कैंपा फंड जिंदगी छंड। नेक्स्ट प्रयास में देखो क्या क्या है। एक संस्था नाम लिखो, उसका लिखो, संस्था का नाम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट है। वैश्विक वन संसाधन वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन। इंग्लिश में नाम लिखो, ग्लोबल लिख दिया। फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ASSESSEMENT। लिख दिया। डैश लगा के FRA भी कह सकते हैं, FRA कह सकते हैं, नहीं FRA, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, FRA 2020, क्योंकि 2020 महीना रिपोर्ट है 2020। अब कब जारी हो गया? 5 साल बाद जारी हो गया रिपोर्ट। अब कब जारी हो गया? 2025 में। अब सवाल है, जो रिपोर्ट जारी करी गई है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाओ? या फाओ के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है फाओ, FAO। ऐसे मतलब फाओ के द्वारा रिपोर्ट जारी कर जाओ। फाओ, इसका नाम लिखो फाओ का, इसमें लिखो रिपोर्ट जारी करता, रिपोर्ट जारी करता, रिपोर्ट जारी करता।
कौन जारी कर रहा है? फाओ। फाओ का पूरा नाम लिखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, बहुत बड़ा संगठन है कृषि संगठन, बहुत सारी रिपोर्ट जारी कर रहा है। समझ आई बात? है अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इस रिपोर्ट से पता लगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ध्यान से सुन लो। यह रिपोर्ट कहती है, इस रिपोर्ट ने बताया, पूछने लगा ना पूरे विश्व में कौन से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय। लिखो इस रिपोर्ट के अनुसार, पॉइंट लिखो उसके अंदर, इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? 5 देश ऐसे पूरी दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वन रूस के अंदर पाए जा। जंगल ही जंगल है वहाँ, सारे जंगल ही वहाँ। ऐसे समझो। लिखो अगला पॉइंट दूसरा, लिखो विश्व के 54% से अधिक वन वाले 5 देश, विश्व के 54% से अधिक वन वाले केवल 5 देश, विश्व के 54% से अधिक वन वाले केवल 5 देश, केवल 5 देश। लिखो नंबर 1 रूस, नंबर 2 ब्राजील, नंबर 3 लिखो कनाडा, नंबर 4 लिखो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 5 चीन। अब तुम सोच रहे भारत कौन से नंबर पाओ भाई? ना, भारत 8वें नंबर पाओ। अगला पॉइंट नोट में लिखो, भारत का स्थान 8वां है। भारत का स्थान 8वां वनों के मामले में। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जा? रूस में, जंगल ही जंगल है रूस में। अब यह रिपोर्ट पता क्या कह रही है? इस रिपोर्ट का नाम क्या बैठेगा? GFRA, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या? मूल्यांकन, आकलन भी कहते हैं कभी कभी, आकलन। असेसमेंट का मतलब तो जो रिपोर्ट है ना 2020 की, समझ में आई बात? है 2020 की। अच्छा यहाँ जो तुमने फाउ लिखा है ना, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी करा हो, पर यहाँ लिखो ब्रैकेट में प्रत्येक 5 साल बाद, ऐसे लिखो यह रिपोर्ट 5 साल बाद जारी की जाती है। यह रिपोर्ट 5 साल बाद जारी की जाती है। इंतजार करो 2025 का, हो सकता था मैं आधा IAS बन जाए 2025 में। इस रिपोर्ट की शक्ल नहीं देखनी पड़े तुम्हें। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, समझ में आया बात है? ठीक, जब तुम पढ़ रहे होंगे ना सर, इस रिपोर्ट को पढ़ रहे होंगे 2025 में, तुम इस रिपोर्ट को, समझ में आया बात है? 2025 में, अगला 2024 है, उस तो अगला 2025 रिपोर्ट को पढ़ रहे होगे, तुम समझ में आ जाएगा। ओहो करंट अफेयर में बताई दिया बात, है समझ में आया बात? है चलो, ये रिपोर्ट पता क्या कह रही है? कि भारत के अंदर वनों की वृद्धि हो रही, और वनों में जो वृद्धि हो रही ना, हर साल 0.38% की वृद्धि हो रही इस रिपोर्ट के अनुसार। लिखो इस रिपोर्ट के अनुसार, नोट में लिखो, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 0.38
क्षेत्र हर साल वन क्षेत्र में वनों के लिए जो बढ़ता जा रहा क्षेत्र, वन क्षेत्र समझ रहे हैं, मतलब काट का वहाँ वन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वन क्षेत्र में 0.38% की वृद्धि हो रही है, 1% भी नहीं बढ़ रहा था। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जितना ही पढ़ाया ना मैंने, इसे सारा पढ़ो बैठ के, सामने देता हूँ।